हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। एमपी बोर्ड के हिसाब से 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। इस आधी घंटे के वीडियो में आपका लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। माई सेल्फ CS नेहा कोठारी। बिना टाइम वेस्ट करते अब अपन स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट एक फ्रेंच वर्ड बैगिट्यू से बना है जिसका मतलब है लेदर बैग। द वर्ड बजट वॉज यूज इन 1773। फर्स्ट टाइम जो बजट वर्ड का यूज हुआ था 1773 में इंग्लैंड में हुआ था। अब अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अनुमान, ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इन द फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। Budget is a statement of estimated government expenditure and revenue for the forthcoming financial year. Then, अब अगर मैं बात करूं फीचर्स की तो सबसे पहले एनुअल प्लान है, साल भर में एक बार बनता है। गवर्नमेंट की आवक और जावक के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसे मिलने वाले हैं और गवर्नमेंट को कहां कहां पैसे खर्चा करना है। देन फिक्स्ड पीरियड के लिए बनता है, बेसिकली आने वाले एक साल के लिए बनता है, अप्रैल से लेके मार्च तक। बजट हर फरवरी की लास्ट डे को फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करता है। सिर्फ फाइनेंशियल मैटर के बारे में ही डिस्कशन होता है, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होता है। कंट्री में बैलेंस बजट अगर बन रहा है तो वो कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। बैलेंस बजट मतलब आवक और जावक दोनों बराबर है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम या रेसिप्ट। देन बेस ईयर, बेस ईयर हमेशा एक साल के लिए होता है। सबसे पहले अगर मैं 5 फीचर्स की बात करूं तो पहला है एनुअल प्लान ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो फिक्स पीरियड के लिए बनता है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल डिस्कशन बस होता है। फोर्थ की बात करूं तो बैलेंस बजट कंट्री के लिए सबसे अच्छा होता है। और लास्ट बेस ईयर, बेस ईयर हमेशा एक साल होता है। देन बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, RMES। आर फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो बेटा, हर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, एयरपोर्ट्स, ये सारा काम कौन करता है? सरकार। अब सरकार इसके लिए फंड्स, कि हमको इस साल एयरपोर्ट बनाना है 100 करोड़ इसके लिए लगे, डैम बनाना है 1000 करोड़ इसके लिए चाहिए, तो ये बजट के थ्रू ही ये अलग अलग डेवलपमेंट के लिए पैसे रीएलोकेट होते हैं, जाते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे घर की रोड खराब हो गई तो हम खुद ही बना देंगे रोड। कोई है क्या ऐसा जो खुद की रोड खुद बना लेता है? क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि वो सरकार का काम है। अब सरकार फंड्स रीएलोकेट करती है। अब रीएलोकेट किसके थ्रू होता है? बजट के थ्रू। सेकेंड पॉइंट M, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। कई ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। रेलवे, पोस्ट, पोस्ट तो अब टेलीग्राम तो बंद हो ही गया, पोस्ट भी बंद हो गया, स्पीड पोस्ट चल रहा है अभी बस। देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कंपनीज जो गवर्नमेंट चला रही है, इसको मैनेज करना, इसमें कुछ डेवलपमेंट लाना है, ये सारी चीजें बजट के थ्रू ही होता है। देन आते हैं E, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हर बजट में रोजगार के लिए कुछ ना कुछ आता ही है कि हम इतनी योजनाएं लेके आएंगे जिससे इतने लोगों को नौकरी मिलेगी। पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, तीसरा एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेबलाइजेशन, प्राइस लेवल में ऊपर नीचे ना होए, इसीलिए कभी भी मंदी वाला बजट होता है तो डेफिसिट बजट होता है। अगर प्रोग्रेसिव पीरियड चल रहा है तो सेविंग बजट होता है। अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़े बेटा। सबसे पहले अपन ने बजट की डेफिनेशन पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा फीचर्स, एनुअल प्लान, फिक्स पीरियड के लिए फाइनेंशियल डिस्कशन बस होता है, बैलेंस बजट सबसे अच्छा होता है, और बेस ईयर। फिर अपन ने क्या पढ़ा इसके बाद अपन ने देखा फीचर्स। फीचर्स ऑफ बजट में सबसे पहले एनुअल प्लान, एनुअल प्लान मतलब गवर्नमेंट की आवक और गवर्नमेंट की जावक, फिक्स पीरियड के लिए बनता है और पार्लियामेंट में लास्ट डे ऑफ फरवरी को डाला जाता है। फाइनेंशियल डिस्कशन बस होता है, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होता है। बैलेंस बजट सबसे अच्छा होता है और बेस ईयर हमेशा एक साल माना जाता है। इसके बाद अपन आए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, RMES, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज
और स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। यहां तक आपका 3 चीजें हो गया होगा। अब आते हैं चौथी चीज पे, दैट इज इंपॉर्टेंस। अपन ने फीचर्स पढ़ लिए, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंस पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक दोनों प्रोग्रेस होना चाहिए। ये किस पे बेस्ड होता है? बजट। बजट कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब ये कैसे बोलोगे? तो जो रिच है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको टैक्स फ्री कर दो। तो जो गैप है रिच और पुअर का, वो बजट कम करने की कोशिश करता है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ पब्लिक फंड्स। अब इसको समझाती हूँ बेटा। देखो, जो सरकार का पैसा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जो सरकारी ऑफिसर है। अब वो उस पैसे को उतने विजिलेंस से नहीं देखते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज एक सरकारी अफसर है, उसको ड्यूटी के लिए कहीं जाना पड़ा और उसका पूरा खर्चा अगर सरकार उठा रही तो वो खर्चा करने में कभी सोचेगा नहीं। जहां पे अगर 10 रुपए की चाय मिल रही होगी, वो 1000 रुपए का चाय पी के आ जाएगा, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? सरकार। तो ये जो बजट है वो कंट्रोल करता है कि खर्चा जितना होना चाहिए, पब्लिक फंड्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पैसे सरकार के हैं वो देश की बढ़ोतरी में लगना चाहिए, ना कि सरकारी अफसरों की यूज पे आना चाहिए। टूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव efficiency. Budget brings efficiency in financial administration of a country. It estimates the needs of every sector of the economy. कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कौन से सेक्टर में किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से कंट्री फंड्स को डिवाइड करती है। हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। कंट्री की प्रॉपर प्लानिंग और यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। अभी तक अपन ने बजट पढ़ा, बजट का वर्ड कहाँ से आया ये पढ़ा, फीचर्स पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब अपन चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, टाइप्स ऑफ बजट। बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ बजट है। सबसे पहला है सेंट्रल बजट और स्टेट बजट। सेंट्रल बजट वो बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है। स्टेट बजट वो बजट है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प भी लेता है, पैसे भी लेता है। रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चे और डे टू डे इनकम, जो रोज के खर्चे हैं, सैलरी देना, वेजेस देना, पेंशन देना, ये। और रोज की इनकम है इंटरेस्ट लेना, टैक्स लेना, ये सब। कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। देन प्लान्ड बजट, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में लग रहा है। नॉन प्लान, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो अचानक से हो गया। अब अचानक से अभी मूथा आ गया या कोई साइक्लोन आ गया, तो उसके लिए बजट बनाए कि कैसे अपन पूरी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। तो ये प्लानिंग से नहीं हुआ, अनप्लान्ड हो गया। अचानक से कोई सुनामी आ जाए, उसके लिए फिर अपने को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो वो जो बजट बना वो अचानक से बना, उसको बोलेंगे नॉन प्लान बजट। 3 टाइप के बजट अपन ने इस स्लाइड में पढ़े। नेक्स्ट स्लाइड में अपन 3 टाइप के और बजट पढ़ेंगे। पहला है सेंट्रल और स्टेट बजट, दूसरा है रेवेन्यू और कैपिटल बजट, तीसरा है प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट। देन आता है बैलेंस्ड और इम्बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मतलब जिसमें खर्चे और इनकम दोनों क्या होते हैं? बराबर। इम्बैलेंस बजट मतलब जहां पे खर्चे या तो ज्यादा है या कम है, बराबर नहीं है। डेफिसिट बजट, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। सरप्लस बजट, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। मेन बजट, फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। सप्लीमेंट्री बजट जो अचानक से बन गया, वॉर, फ्लड, इसके कारण। 6 टाइप के बजट अपन ने देखा। सबसे पहले सेंट्रल एंड स्टेट बजट, फिर अपन ने देखा कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट, फिर अपन ने देखा प्लान्ड एंड अनप्लान्ड बजट, फिर अपन ने देखा बैलेंस एंड इम्बैलेंस बजट, फिर डेफिसिट एंड सरप्लस बजट, फिर मेन बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट। अब आते हैं अपन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे अर्निंग ऑफ अ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की 2 मेन सोर्स ऑफ होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो या तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है बेटा,
या मेरा एसेट कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इसमें भी दो चीजें हैं, पब्लिक डेब्ट या डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब सबसे पहले आते हैं अपन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस which are imposed by the central government. For example, income tax, corporate tax, GST, ये सारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगा रहा है ये गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब इसमें सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है बेटा कि अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा है तो मैं ही पटा रही हूँ, इसको मैं किसी और के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जाम्पल है वेल्थ टैक्स, लैंड टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रोस्पेरिटी टैक्स, एस्टेट सॉरी। देन आते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी या जिसका बर्डन अपन किसी दूसरे पे पास ऑन कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर बच्चा अपन जा रहे हैं एक कैफे और अपन ने 20 पिज्जाज ऑर्डर किए, या चलो 200 रुपए का एक पिज्जा ऑर्डर किए, सामने वाला 200 प्लस जीएसटी जोड़ के बिल बना देगा, तो अपन वो जीएसटी कमाई किसकी हो रही है बेटा? जो अपने को पिज्जा बेच रहा है। लेकिन उस जीएसटी को वो वसूल कौन कर किससे रहा है? जिसने पिज्जा ऑर्डर किया। Indirect taxes are those in which the impact of tax falls on one person who finally manages to shift this tax on the other. कमा कोई और रहा है लेकिन वो वसूलेगा किसी और से, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन पूरे वर्ल्ड में 3 सिस्टम ऑफ टैक्स चलता है। पहला है प्रपोर्शनल, दूसरा है प्रोग्रेसिव और तीसरा है रेग्रेसिव। प्रपोर्शनल मतलब कोई कितना भी कमाए उसको 10% टैक्स देना है। आज अगर मैं 1000 रुपए कमा रही हूँ, 10% टैक्स दू, 100 रुपए छुट्टी। 100 करोड़ कमा रही हूँ, 10% टैक्स दू, 10 करोड़ टैक्स दू, छुट्टी। दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स ये अपने इंडिया में चलता है। आज अगर मेरी कमाई बढ़ती जा रही है तो मेरा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। जो लोग कम कमा रहे हैं गवर्नमेंट उनसे टैक्स ही नहीं लेगी। सपोज 1 लाख से 10 लाख के बीच में 10% टैक्स ले रही है, 10 लाख से 20 लाख के बीच में 20% टैक्स ले रही है, 20 लाख से ऊपर वालों से 30% टैक्स ले रही है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि इनइक्वालिटी कम होए, रिच और पुअर के बीच का गैप कम होए, रिच और रिचर होने से बचे और पुअर होने से बचे। रेग्रेसिव ये इसका जस्ट उल्टा है, कमाई बढ़ती जा रही है, टैक्स का रेट भी कम होता जा रहा है। आप अगर 1 लाख कमा रहे हो 10% दो, 5 लाख कमा रहे हो 9% दो, 20 लाख कमा रहे हो 8% दो। दैट इज नोन एज रेग्रेसिव टैक्स। 3 टाइप के टैक्स अपन ने पढ़ा। पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसमें कोई कितना भी कमाए इक्वल टैक्स लगेगा, 10%, 20%, जो भी गवर्नमेंट ने सेट किया। प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ेगा। रेग्रेसिव में इनकम कम बढ़ रही है, टैक्स आपका कम होता जाएगा। देन अब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में अपन ने देखा गवर्नमेंट के पास 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में गवर्नमेंट फीस, लाइसेंस, परमिट। आज अगर अपने को कोई लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस, तो अपन किसको पैसे देते हैं? सरकार को लाइसेंस फीस देते हैं। देन अगर फाइन, आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ट्रेन का रूल तोड़ दिया, तो आपको फाइन देना पड़ता है। ये भी किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। पब्लिक इंटरप्राइजेस, रेलवे की कमाई, इलेक्ट्रिसिटी की कमाई, ये सारी कमाई किसके पास जाती है? सरकार के पास। नोट इश्यू करने के लिए या कॉइन्स छापने के लिए भी जो भी कॉस्टिंग लगती है, ये सारी किसके पास जाती है? सरकार के पास जाती है। स्टैंप, जमीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, इससे भी किसको रेवेन्यू जनरेट होता है? सरकार को। इंटरेस्ट, सरकार ने अगर कुछ पैसा लोन पे दिया है कोई दूसरी कंट्री को, तो वहां से उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। डिविडेंड, किसी कंपनी का शेयर्स वगैरह खरीदे हैं तो उससे सरकार को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। एक बार यहां तक पूरा वापस से समअप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा बेटा? बजट। बजट इज एन स्टेटमेंट जो आइटम वाइज एस्टिमेट बताता है गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। सबसे पहले पब्लिक की, गवर्नमेंट की आइटम वाइज एस्टिमेट और एक्सपेंडिचर है। सिर्फ बजट में फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस होते हैं,
फिक्स पीरियड के लिए बनता है। बैलेंस बजट सबसे ज्यादा अच्छा होता है कंट्री के लिए। देन इसके बाद अगर अपन बात करें तो बेस ईयर 1 साल होता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो RMES, R फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, E फॉर एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल। इसके बाद अपन ने देखा 6 टाइप के अलग अलग बजट होते हैं। पहला सेंट्रल बजट, स्टेट बजट। फिर अपन ने देखा बैलेंस बजट, इम्बैलेंस बजट। फिर अपन ने देखा प्लांट बजट, नॉन प्लांट बजट। फिर अपन ने देखा डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, कैपिटल बजट, रिसिप्ट बजट, मेन बजट और सप्लीमेंट्री बजट। इसके बाद अपन ने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट की रिकरिंग नेचर की इनकम। गवर्नमेंट को 2 मेन सोर्सेस से पैसा मिलता है, पहला टैक्सेस और दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिसका बर्डन अपन पास ऑन नहीं कर सकते, जो कमा रहा है वही पे करे। इनडायरेक्ट मतलब जिसका बर्डन अपन पास ऑन कर सकते हैं, कमा कोई और रहा है लेकिन टैक्स किसी और से वसूलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को देगा। 3 मेन सिस्टम चलते हैं। प्रोपोर्शनल, जिसमें आपकी कमाई कितनी भी हो एक फिक्स परसेंट टैक्स देना है। 10 रुपए भी कमा रहे हो तो आप 1 रुपए टैक्स दो, 9 रुपए अपने पास लेके जाओ। प्रोग्रेसिव टैक्स, कमाई बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, इंडिया में यही सिस्टम चलता है। रेग्रेसिव टैक्स, कमाई बढ़ रही है टैक्स का रेट कम होते जाता है। नॉन टैक्स में आ जाता है फीस, लाइसेंस, फाइन्स, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, नोट इशू करना, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इंटरेस्ट और डिविडेंड। देन कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स रिफर्स टू दोस रिसिप्ट्स विच क्रिएट्स, या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है या हमारा एसेट कम हो रहा है। पैसे तभी आ रहे हैं या तो मैं किसी से लोन ले रही हूँ या मैं अपना एसेट बेच रही हूँ, तो जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं अपन कैपिटल रिसिप्ट्स। Public debt, government takes loan from various sources to fulfill its needs. It is a big source of income for the government. Public debt 2 टाइप से होता है, या तो डोमेस्टिक कंट्री से ही बैंक से लोन से ले लिया, या फिर फॉरेन से वर्ल्ड बैंक से ले लिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से ले लिया। तो पहला जो सोर्स है दैट इज डेप्थ लेना। डेप्थ मतलब कर्जा लेना। अब कर्जा डोमेस्टिक सोर्सेस से भी ले सकते हैं और इंटरनेशनल सोर्सेस से भी ले सकते हैं। सेकेंड है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब नए करेंसी नोट छापना। डेफिसिट फाइनेंसिंग सिस्टम, व्हेन deficit budget is there, the government has to take loan to fulfill the deficit. The government takes loan in the following ways. The loan can be raised from market or the Reserve Bank of India, foreign countries and other institutions. The loan may also be raised by issuing bonds, units, certificate, etc. The government can issue extra note, नए नोट छाप देगी. The government can print more notes of 1 rupee. Extra cash in government treasury can be withdrawn and demand can be fulfilled. Deficit financing मतलब और लोन लेना या नए नोट छापना और उसको सर्कुलेशन पे लेके आना। कैपिटल रिसिप्ट्स 2 तरीके से होता है, या तो डेप्थ लेके या डेफिसिट फाइनेंसिंग करके। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के। गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, जहां जहां वो खर्चा कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी सेम रेवेन्यू के टाइप 2 टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। डे टू डे वर्किंग, पानी, बिजली, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल रिपीट होने वाले। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब या तो एसेट बढ़ रहा है या लाइबिलिटी कम हो रही है। मशीन ले लिए, जमीन ले लिए, नया राफेल बुलवा लिए रशिया से, तो ये सारी गवर्नमेंट के लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या लोन का रीपेमेंट कर दिए, कर्जा चुका दिए, ये सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफिसिट मतलब हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी इनकम कम है। Deficit means higher overall expenditure in comparison to overall receipts of the government. India has 3 most well-known deficit: revenue deficit, fiscal deficit और primary deficit. अगर हम अपने रोज के खर्चे भी ढंग से रोज की इनकम से पूरा नहीं कर पा रहे तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब है आज अगर मैंने एक दुकान खोली हूँ,
दुकान का रोज का खर्चा मेरा 1000 रुपए है और वो 1000 रुपए भी मैं उस दुकान से रोज नहीं निकाल पा रही हूँ, 200 रुपए मेरे को मेरे घर से लाना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स, कितना उधार लेना पड़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल डेफिसिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की वो अपना कर्जा भी चुका नहीं पा रही है और उस कर्जे को पूरा करने के लिए उसको और कर्जा लेना पड़ रहा है।